नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 17 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले गंधमर्दन लॉ एस खदान के आसपास रहने वाले निवासियों की क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर के एक न्यूज आया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। भारत में कोयला संकट जो उत्पन्न हुआ है उसके क्या कारण है, इसको लेकर के एक न्यूज आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में सरकार के द्वारा कितनी बढ़ोतरी की गई है और इसका असर इन क्षेत्रों पर क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान पर भारत के द्वारा एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा एक विशेष जीन जिसका नाम है DLX1 उसका खोज किया गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है माइनिंग अफेक्टेड विलेजर्स इन ओडिशा डिनाइड रिलीफ, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि जिस एरिया में भी माइनिंग होता है उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की बहुत ज्यादा समस्याएं लगातार सामने आती रहती हैं, और इनमें से जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ये है कि इन अफेक्टेड एरिया में जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं में बहुत सारे लोग जो है शामिल नहीं हो पाते, और ऐसा ही एक मामला यहाँ पर आया है। यहाँ पर बात हो रहा है गंधमर्दन लौह एस खदान के बारे में, जो कि उड़ीसा के क्वेझर जिले के बंसपाल तहसील में स्थित है, और इसी क्षेत्र के सलारपेथ के निवासियों के द्वारा खदानों से प्रभावित गांवों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों में उन्हें बाहर किए जाने का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सलारपेथ लौह एस खदान से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह जो इलाका है वह क्वेझर के सदर ब्लॉक में स्थित है, जबकि जो खदानें हैं वह बंसपाल ब्लॉक में स्थित हैं, और इसी कारण से यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस राहत से वंचित कर दिया गया है, जिसका विरोध यहाँ पर रहने वाले निवासियों के द्वारा किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सलारपेट के निवासी हैं वे भी इस खदान के कारण जो उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह इलाका खदान से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन छोटी सी प्रशासनिक कमी के कारण यहाँ पर जो कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित गांवों के लिए चलाई जा रही हैं उनका फायदा सलारपेथ के निवासियों को नहीं मिल पा रहा। यानी कि प्रशासनिक कमियों का जो खामियाजा है वह यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा भुगता जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि खदानों के आसपास के गांव की देखभाल करने के लिए गंधमर्दन लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सहकारी समिति के द्वारा खनन गतिविधियों से प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 5,000 का भुगतान करना शुरू किया गया है। लेकिन ये जो फायदा है वह सलारपेथ के निवासियों को नहीं मिल पा रहा, जिसका कि विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सलारपेथ के निवासियों का ये कहना है कि लौह एस खदान के कारण जो प्रदूषण होता है उससे वह सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उनके गांव से खदान का गंदा पानी बहता है, और गर्मी के दिनों में पूरा गांव धूल की चादर से ढक जाता है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ इसीलिए वंचित कर दिया गया है क्योंकि यह एक अलग प्रशासनिक सीमा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया गया है। सरकार की जो नीतियां हैं उसमें काफी सारी कमियां हैं, जिसके कारण खदान के आसपास रहने वाले लोगों को इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का फायदा नहीं मिल पाता। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इन खदान के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास ना तो अब अपनी जमीन बची हुई है और ना ही करने के लिए कोई काम। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, यानी कि इनके पास जो कमाई का रास्ता है वो काफी सीमित है। भारी मात्रा में उनके यहाँ प्रदूषण फैलता है, जिनके कारण ये बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे यह इसका इलाज करा सके। तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में ये कि जिस भी क्षेत्र में माइनिंग किया जाता है, खदानें बनाई जाती हैं, वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।
आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियन कोल क्राइसिस, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारे देश में यह चर्चा चल रही है कि बिजली संयंत्र जो खास करके कोयले से बिजली बनाते हैं वहां पर कोयले के स्टॉक में भारी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण यह क्राइसिस भारत में उत्पन्न हुई है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत एक गंभीर बिजली संकट के कगार पर खड़ा हो सकता है क्योंकि देश के ताप विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का भंडार गंभीर रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है। और यहाँ पर कई ऐसे बिजली संयंत्र हैं जिनके पास जो स्टॉक है वह या तो खत्म होने के कगार पर है या फिर कुछ दिनों तक ही चल सकता है। यहाँ पर समस्या कितनी गंभीर है इसको लेकर के चर्चा किया गया है, डेटा दिया गया है। यहाँ पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार बुधवार तक, यानी कि जो पिछला बुधवार है तब तक भारत के 135 ताप विद्युत संयंत्रों के पास जो कोयले का स्टॉक था वह स्टॉक सिर्फ 4 दिनों तक चलने के लायक है। यानी कि आप इसी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो समस्या है वो कितना गंभीर है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सरकार आमतौर पर बिजली संयंत्रों को इतना स्टॉक रखने का आदेश देती है जो कि कम से कम 2 सप्ताह यानी कि लगभग 14 दिनों तक चल सके। लेकिन यहाँ पर जमाखोरी से बचने और संयंत्रों के बीच में कोयले का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा इस आवश्यकता को घटा करके 10 दिन कर दिया गया है। यानी कि लगभग हर कंपनी के पास 10 से 14 दिन तक का कोयले का स्टॉक होना चाहिए जिससे वह निरंतर विद्युत की सप्लाई कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है वह सिर्फ 4 दिनों तक चलने के लायक है। यहाँ पर एक डेटा से आप समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे देश में जो कुल बिजली उत्पन्न होती है उसका लगभग 70% कोयले से उत्पन्न किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर इसमें कमी आई तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूब सकता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोयले की सप्लाई के लिए ये सारी की सारी कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड पर निर्भर करती हैं और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कुल कोयले का 80% से अधिक आपूर्ति किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं कोल इंडिया लिमिटेड में उत्पादन में जो कमी आई है उसका असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस संकट के कारणों की चर्चा की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि जो कोयले का संकट यहाँ पर उत्पन्न हुआ है उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो एक हमारे देश में जो कोयले का उत्पादन है उसमें कमी आया है और दूसरा पिछले कुछ वर्षों में कोयले के आयात में तेजी से गिरावट आई है। और इन दोनों कारणों के कारण हमारे देश के कंपनियों में यह कोयला संकट उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर बीपी ग्लोबल एनर्जी के कुछ डेटा का इस्तेमाल किया गया है समझाने के लिए आपको। और यहाँ पर कहा गया है कि भारत में घरेलू कोयला उत्पादन 2018 के बाद से ही स्थिर है और 2018 में जो कोयले का उत्पादन था वह 12.80 एक्साजूल था और उसके बाद से इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जो दूसरे देशों से कोयले आयात किए जाते थे उसकी मात्रा में भी काफी गिरावट आया है। आपको यहाँ पर एक डेटा ध्यान में रखना है कि 2016 में जो कोयले का आयात था वह 6.46 एक्साजूल था जो कि 2020 में गिर करके 4.22 एक्साजूल हो गया। यानी कि यहाँ पर जो आयात है उसमें काफी गिरावट आई है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार ने पिछले साल ही कहा था कि वह वित्त वर्ष 2024 तक सभी कोयले के आयात को बंद कर देगी। यानी कि सरकार के द्वारा लगातार कोयले के आयात में कमी की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद एक तो कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा और दूसरी तरफ जो आयात था कोयले का उसमें भी कमी आया है। और इन दोनों कारणों ने मिलकर के हमारे देश में कोयला संकट उत्पन्न किया है। यहाँ पर कोयले की जो आपूर्ति में कमी आई है उसके कारणों को लेकर के भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से जो तत्कालीन कारण है वो ये है कि हो सकता है कि कोयला खनन क्षेत्रों में जो बाढ़ का पानी इस वर्ष घुसा है उस कारण से वहां पर उत्पादन में कमी आई हो। दूसरा,
जो परिवहन के मुद्दे हैं उस कारण से भी कोयले की ढुलाई में कमी आई हो। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रमुख कोयला खनन देशों में जो श्रम व्यवधान आया है, जो वहाँ के लोगों के द्वारा स्ट्राइक किया गया है, उसके कारण से भी आयात में कमी आया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के खुलने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, उस कारण से बिजली की मांग में अचानक वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण से भी हमारे देश में जो आपूर्ति है और जो मांग है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी कारण है वे सारे के सारे अल्पकालीन मुद्दे हैं, इनको आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो दीर्घकालिक मुद्दे हैं वो काफी गंभीर हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से लोक लुभावन राजनीति होती है, उसके कारण कई उपभोक्ता जो बिजली की कीमत चुकाते हैं वह उत्पादन लागत से बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वितरण कंपनियों के राजस्व में बहुत कमी आ गई है। यहाँ पर एक उदाहरण दे करके इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो वितरण कंपनियों का कुल राजस्व था वह उनके कुल लागत का लगभग 70% ही था। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसके कारण बिजली उत्पादन और वितरण में निजी निवेश भी नहीं आ रहा, जबकि हमारी जो बिजली की मांग है वह हर साल बढ़ती जा रही है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भी यह बिजली संकट उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर कहा गया है कि इसने सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण कंपनियों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी वाली दरों पर बिजली बेचने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा नहीं की गई है। और यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के एक डेटा का उपयोग किया गया है और कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण कंपनियों का जो ऋण था वह वित्त वर्ष 21-22 में 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सार्वजनिक कंपनियों पर जो लोन का भार है वह बढ़ता ही जा रहा है। और ये ऐसे कारण है जिसके कारण हमारे देश में जो बिजली का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि बिजली के मांग में हर साल बढ़ोतरी हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी कोयले का उत्पादन होता है और उसका वितरण किया जाता है उसका 80% कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि CIL जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा कोयले पर लगभग एकाधिकार जमा लिया गया है और चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है इसीलिए यह मुनाफा के लिए काम नहीं करती। और यहाँ पर इस कारण से CIL के द्वारा जो अपने कोयले की कीमत रखी जाती है वह मार्केट वैल्यू से काफी कम रखी जाती है। अगर हम इस कीमत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हाल के वर्षों में ही कोयले की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन CIL के द्वारा अपने कोयले की कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं किया गया, जिसके कारण इन कंपनियों को भी नुकसान होता है। और CIL के द्वारा इन वितरण कंपनियों को जो उनका बकाया है उसको देने में भी यहाँ पर देरी किया जाता है। और यहाँ पर सरकार के अनुसार जो ऋणग्रस्त बिजली वितरण कंपनियां हैं उस पर जो है CIL का लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर CIL के द्वारा इन वितरण कंपनियों का लगभग 21,000 करोड़ रुपए अपने पास रखा गया है। और यहाँ पर CIL के पास ही पैसे की कमी है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के कारण उसके द्वारा कोयले की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाती। और ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है हमारे देश में जो बिजली संकट है वह गहराता जा रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार का ये कहना है कि उसने इन संयंत्रों को कोयले का जो शिपमेंट है उसमें बढ़ोतरी किया है और यहाँ पर 11 अक्टूबर को लगभग 18.7 मिलियन टन कोयले की दैनिक आवश्यकता के मुकाबले उस दिन 20 लाख टन कोयले का शिपमेंट इन कंपनियों को किया गया है, जिससे कि स्थिति में सुधार होने की संभावना है। यहाँ पर बिजली मंत्रालय ने कोयले के भंडार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कोयले का उपयोग करने वाले बिजली उत्पादकों को आयातित कोयले के 10% तक मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिससे जो कोयले का आयात है वो भी बढ़ सकता है। और आने वाले कुछ दिनों में हमारे देश में जो कोयले की कमी है उस पर भी कंट्रोल यहाँ पर पाने की सरकार को उम्मीद है।
लेकिन यहाँ पर जो कमियों की बात की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर ये संकट है वो क्यों उत्पन्न हुआ। आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद से ही हमारे देश में जो कोयले का उत्पादन है उसमें काफी कमी आई है, आयात में काफी कमी आई है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि ये कमी इसीलिए महसूस नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारी जो उत्पादन गतिविधियां थी वो ठप पड़ी हुई थी। यहाँ पर जो बिजली की मांग है वो कम थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है और अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, यानी कि जो बिजली की मांग है उसमें बढ़ोतरी होते ही हमारे यहाँ जो कोयले की कमी है वह सामने आ गया। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, और यहाँ पर ये खुल के चर्चा किया गया है कि आखिर ये जो कोल क्राइसिस है भारत में उसके क्या कारण हैं और हम कैसे उससे निपट सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इन द लाइन ऑफ डिफेंस विथ ग्रोइंग पावर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बीएसएफ को जो एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं सरकार के द्वारा उसको लेकर के चर्चा किया गया है कि आखिर ये पावर क्या है और उसका क्या इफेक्ट सेंटर और स्टेट रिलेशन पर पड़ सकता है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, और उस समय तक पाकिस्तान के साथ जो सीमा थी उसकी जो रक्षा है वह राज्य के पुलिस के द्वारा किया जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया ताकि जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसकी सुरक्षा सही तरीके से की जा सके। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शुरुआत में जो राज्यों के पुलिस बल हैं उनमें से लोगों को ला करके बीएसएफ का गठन किया गया, और शुरुआत में इसके पास 25 बटालियन थी जो कि अभी बढ़ करके 200 बटालियन हो गई हैं। यानी कि बीएसएफ जो है लगातार मजबूत होता गया है। और यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन आया है सरकार का उसमें ये कहा गया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बीएसएफ के पास जो शक्तियां हैं जिनमें गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती शामिल हैं वह इन राज्यों में पहले 15 किलोमीटर तक ही सीमित थी। यानी कि पंजाब में, पश्चिम बंगाल में और असम में बीएसएफ को जो शक्तियां दी गई थी वह 15 किलोमीटर तक सीमित थी, और वहीं गुजरात में जो सीमा थी वह 80 किलोमीटर थी, जिसे कि इस नोटिफिकेशन के बाद घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि गुजरात में जो बीएसएफ का ऑपरेशन का क्षेत्र था वह 80 किलोमीटर था और बाकी राज्यों में 15 किलोमीटर तक था। और इस नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर सभी राज्यों में जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो 50 किलोमीटर कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि उसके द्वारा 1968 के सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के तहत जो उसके पास शक्तियां हैं उसने उसका प्रयोग किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नए नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में, असम में और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो जिले हैं वह बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं। यहाँ पर जिन जिन जिलों को यहाँ पर पॉइंट किया गया है आप देख सकते हैं कि इन जिलों का ज्यादातर हिस्सा जो है वह बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। यानी कि बीएसएफ इन क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पर आप पंजाब के मैप में ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि वे कौन कौन से जिले हैं जिन पर जो है नए नोटिफिकेशन का असर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टार मार्क वाले जिले हैं जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, फरीदकोट, ये ऐसे जिले हैं जिसका कुछ हिस्सा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे जिले हैं जो कि पूरी तरीके से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे, जिसमें तरन तारन, फिरोजपुर जैसे जिले शामिल हैं। और इसी को लेकर के पंजाब सरकार के द्वारा, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इस नए नोटिफिकेशन का विरोध भी किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात को आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर बीएसएफ के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से शक्तियां हैं और वह किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत सीमा पर तैनात रहने के दौरान बीएसएफ को 3 प्राथमिक कार्य सौंपे गए हैं। पहला है सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा है सीमा पार अपराधों, अनधिकृत प्रवेश या भारत के क्षेत्र से बाहर निकलने को रोकना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है तस्करी और किसी भी अन्य अवैध गतिविधि को रोकना। तो ये 3 काम जो है प्रमुख रूप से बीएसएफ को करने को कहा गया।
सीमा पर। सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ नशीले पदार्थों की तस्करी, प्रतिबंधित वस्तुओं, विदेशियों के अवैध प्रवेश और किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती कर सकती है। और इसके लिए वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के कुछ धाराओं का उपयोग करती है। तो यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के अधिकार प्राप्त हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बीएसएफ के पास पुलिस की शक्ति नहीं है। वह एक संदिग्ध को पकड़ सकता है, प्रारंभिक पूछताछ कर सकता है, लेकिन उसे जो जब्त किया गया खेप है या फिर जो संदिग्ध है उसे 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सौंपना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बीएसएफ के पास पुलिस की शक्ति नहीं है। वह प्रारंभिक कार्रवाई जरूर कर सकता है, लेकिन इस प्रारंभिक कार्रवाई के बाद, पूछताछ के बाद उसे उस व्यक्ति को या फिर जब्त की गई खेप को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सौंपना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर हम देखें तो बीएसएफ का जो उपयोग है वो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ का जो मेन काम था वह बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान के साथ जो लगने वाला बॉर्डर है उसकी व्यवस्था को देखना था। लेकिन हाल के वर्षों में बीएसएफ की जो भूमिका है उसका विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में इसे उन इलाकों में भी उपयोग किया जा रहा है जहां पर वामपंथी उग्रवाद फैला है। बीएसएफ का उपयोग कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी और चुनाव ड्यूटी में भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीएसएफ का जो उपयोग है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या कहा गया है, जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए हैं बीएसएफ के, उसको लेकर के सरकार का क्या कहना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 11 अक्टूबर को जो अधिसूचना निकाली गई थी बीएसएफ को लेकर के, वह बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत 2014 की अधिसूचना की जगह लेगी, जिसने बीएसएफ को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बीएसएफ की जो उपस्थिति है वह नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे राज्यों में है और यहाँ पर पहले से ही बीएसएफ मौजूद है और आतंकवाद विरोधी अभियान चला रही है। यहाँ पर अधिकारियों ने यह कहा है कि जो हालिया आदेश है वह केवल बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है, जिसमें बल को स्वतंत्र तलाशी करने का मौका भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर बीएसएफ के पावर को बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र को बड़ा किया गया है। यहाँ पर सरकार के द्वारा यह क्लियर किया गया है कि प्राथमिक जांच स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियों के द्वारा ही की जानी है और इसको लेकर के बीएसएफ के पास जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति अभी भी बनी रहेगी। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो प्रमुख कारण बताया गया है उसमें यह भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कुछ राज्यों में जो बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र था वह 15 किलोमीटर का था, गुजरात में 80 किलोमीटर था, उसमें जो है एकरूपता लाने के लिए सरकार के द्वारा यह 50 किलोमीटर की सीमा तय की गई है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र था वह पूरे राज्यों तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन उनके द्वारा लाया गया है उससे बीएसएफ के पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि हमने उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसे बढ़ा दिया है, उसमें जो है एकरूपता लाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कारगिल युद्ध के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एन वोहरा ने यह सिफारिश की थी कि सभी आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को एक बल के द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए, जिसके कारण कश्मीर घाटी से बीएसएफ की वापसी हुई। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में बीएसएफ की मौजूदगी कम है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जम्मू में 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सेना के द्वारा संरक्षित नियंत्रण रेखा से लगे कुछ किलोमीटर की रक्षा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे एन वोहरा, उन्होंने भी यह सिफारिश किया था कि बीएसएफ को जो है सिर्फ और सिर्फ सीमाओं पर ही तैनात करना चाहिए और जो आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है उसे सिर्फ एक ही सुरक्षा बल के द्वारा निपटाया जाना चाहिए और जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस भेजा गया था। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के द्वारा सरकार के इस नोटिफिकेशन का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है वह राज्यों का मामला है और यहाँ पर जिस तरीके से बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी किया गया है, उसे बहुत सारे राज्यों के द्वारा राज्यों के पावर में सेंटर का दखल अंदाजी माना जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है न्यू दिल्ली टू होस्ट एनएसए ऑन अफगान इशू, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में ये कहा गया है कि भारत जल्द ही नई दिल्ली में अफगानिस्तान के ऊपर एक सम्मेलन बुलाने वाला है और यह जो क्षेत्रीय सम्मेलन होगा वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कहा गया है कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के द्वारा उन सभी देशों को बुलाया गया है जिनके द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर हाल ही में चर्चा किया गया था, यानी कि ईरान, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों को यहां भारत के द्वारा निमंत्रण दिया गया है। तो भारत के द्वारा लगातार अफगानिस्तान के इशू को उठाया जा रहा है और यहां पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है दुनिया के देशों को कि अफगानिस्तान मामले में भारत का एक बहुत बड़ा रोल है जिसे वह निभाना चाहता है। यहां पर यह भी कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिसंबर की शुरुआत में संसद की लोक लेखा समिति के निर्माण के शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय नेताओं को निमंत्रण भेजा है और यहां पर पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष को भी यहां पर निमंत्रण भेजा गया है। तो यहां पर वे सारे देश जो कि अफगानिस्तान मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन सभी देशों को बुलाया जा रहा है। भारत के द्वारा इन सभी देशों से अपना जो कांटेक्ट है वो बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान पर जो भी चर्चा हो उसमें भारत का एक रोल तय किया जा सके। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है आईआईटी कानपुर टीम आइडेंटिफाई ए नोबल टारगेट टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि एक विशेष जीन जिसका नाम है DLX1 जो मस्तिष्क में जबड़े, कंकाल और इट्रियनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके द्वारा प्रोस्टेट कैंसर का विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। यानी ये जो जीन है जिसका नाम है DLX1 उसके द्वारा प्रोस्टेट कैंसर को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है, जिसके बारे में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। तो यहाँ पर जो विशेष जीन है उसका नाम आपको याद रखना है, वो है DLX1। यहाँ पर शोधकर्ताओं का कहना है कि DLX1 प्रोटीन है जो प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं में उच्च स्तर पर पाया जाता है और ट्यूमर के विकास और शरीर के अन्य भागों में इस कैंसर के प्रसार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि में होने वाले कैंसर प्रोस्टेट कैंसर कहलाते हैं और यह कैंसर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। अपने शुरुआती स्तर पर प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पीयूष ग्रंथि तक ही सीमित रहता है, लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो यह आसपास के अंगों में भी फैल सकता है और इसके काफी घातक परिणाम हो सकते हैं। और यहाँ पर इसके इलाज को ढूंढने में यह जो खोज है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो जीन यहाँ पर खोजा गया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, उसका नाम क्या है, और उसका नाम है DLX1। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जारी कोयला संकट कितना गंभीर है, आपूर्ति अपर्याप्त क्यों है, इसके कारणों पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुलकर चर्चा की है और जब आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो भूमिका में जो संकट है उसका जिक्र करेंगे और मुख्य भाग में भारत में यह कोयला संकट क्यों आया, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सभी बातों को आप यहाँ पर उल्लेख करेंगे। यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि संकट को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीएसएफ के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों में क्या संशोधन किए गए हैं और कुछ राज्यों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, चर्चा करें।
तो यहाँ पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये बताएंगे कि आखिर बीएसएफ की जो स्थापना है वह किन कारणों से किया गया था और आगे चल करके कैसे इसका उपयोग भारत में बढ़ा है। यहाँ पर मुख्य भाग में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि बीएसएफ के पास पहले से ही कौन कौन सी शक्तियां हैं और अभी सरकार के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पर आप ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बदलाव का जो प्रभाव है वह सीमावर्ती इलाकों पर क्या पड़ने वाला है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।